गुड आफ्टरनून नीतू, अंकित, ललित। अंकित अंकित दो है क्या? ये भी अवेलेबल रहेगी यूट्यूब पे, बिल्कुल रहेगी। सो हियर वी आर टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर। देखो भाई, स्टार्ट करते हैं, थोड़ी बात करते हैं 1-2 मिनट। मैं ये स्टार्ट कर रहा हूँ, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, एक बेहतर क्लास बनाएंगे, ठीक है ना। एक बेहतर जगह बनाएंगे जहां लोग ट्रस्ट कर सके, समझ सके चीजों को। एक ऐसी क्लास बनाएंगे जहां से आप कुछ सीख के निकलोगे। और एक प्रॉमिस मैं करता हूं, चाहे ऑफलाइन क्लासेस लगे या ना लगे, लेकिन ये जो क्लास अभी चल रही है ये हमेशा चलती रहे। जो हमने स्टार्ट किया है उसे खत्म करेंगे पूरा, और इसे बेहतरीन क्लास बनाएंगे, ठीक है ना। मैं प्रॉमिस करता हूं, आप हर स्टेप पे साथ चलना, मैं आपको कहीं पहुंचा के हटूंगा, ठीक है ना। इसे कुछ बनाएंगे जिसका कुछ मीनिंग हो, ठीक है। एक चीज जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये कि मैं आपको वो प्रोवाइड कराऊं जिसकी आपको जरूरत है। और आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है कि आप उस चीज को भरोसा करके पढ़ें कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो जरूरी है। समझ रहे हैं ना, क्योंकि कंपटीशन को यहाँ से जैसे मैं देख सकता हूँ वैसे शायद आप अभी नहीं देख सकते। तो एक टाइम के बाद आप देख पाएंगे, लेकिन अभी आप नहीं देख सकते। तो इसलिए इस बात पे थोड़ा भरोसा रखना कि मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ वो मायने रखता है। मैं अपनी तरफ से प्रॉमिस करता हूँ, पूरा जोर लगाऊंगा, इसको बेस्ट क्लास बनाएंगे हम, हमेशा से बेहतर, ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ज्यादातर लोग आ ही गए हैं। वीडियोस आप लोग अपने ऑफ रखेंगे भाई। किसी को भी कुछ पूछना होगा हैंड रेज करेगा या चैट में बात करेगा, मैं आपको अनम्यूट करूंगा, आप बोल के भी पूछ सकते हैं, ठीक है ना। स्टार्ट मैंने पहले भी बताया था कि हम लोग वर्ब से स्टार्ट करेंगे। देखो भाई, कई जगह से स्टार्ट किया जा सकता है। बहुत सारे लोग नाउन से स्टार्ट करते हैं, कुछ कहीं से स्टार्ट करता है, कोई कहीं से स्टार्ट करता है। मैं वर्ब से स्टार्ट कर रहा हूँ। वर्ब जो है ये मशीन है, इसी से पूरी इंग्लिश ग्रामर चलती है। सबसे पहले वर्ब को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं कि एक बात पे भरोसा रखना कि मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं वो वर्थ है। क्योंकि कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि ये जो हम पढ़ रहे हैं ये पता नहीं काम का है या नहीं। तो आप लोग इस बात को सिर्फ इतना ही कि रोज एक सेशन हम लोग लिया करेंगे, इसके अलावा बाकी सारी चीजों को भी इंक्लूड करेंगे। ग्रामर का एक सेशन लिया करेंगे, और हो सकता है इसकी टाइमिंग आगे पीछे कभी हो जाए, लेकिन ये सेशन लगातार चलेगा, मंडे टू सैटरडे हमेशा चलेगा, ठीक है ना। संडे को एक डाउट सेशन रखा करेंगे, हमेशा चलेगा, ये कभी रुकने वाला नहीं है। और इसकी यूट्यूब क्लास आपको अवेलेबल रहेगी। अगर कभी आपकी क्लास छूट जाती है तो आप वहां पे जाके उसको चेक करें। एक चीज जो मैं चाहता हूं आपके एंड से, कि ये जो इतना शीट्स वगैरह मैंने प्रोवाइड कराई है, तो आप ये समझना कि आपको वो जो काम दिया जाएगा, आप ऐसे समझे कि आप एक छोटे स्कूल में हैं, प्राइमरी क्लासेस में, आपको होमवर्क दिया जाएगा, तो आप वो होमवर्क करोगे। और जब आप वो होमवर्क करोगे तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी आएंगी। ऑब्वियस बात है, अगर आप खुद लगाओगे तो कुछ ना कुछ दिक्कत आएगी जो आपको समझ में नहीं आई होगी। तो आपको ये अपने एंड से प्रॉमिस करना पड़ेगा कि आप उसे पूछोगे कि ये हमें नहीं आया समझ में, तो हमें बताओ। आप इस बात को छुपाओगे नहीं, दबाओगे नहीं कि हमें नहीं आया समझ में तो ठीक है, चल रही है गाड़ी तो चलने दें। ऐसा आप नहीं करोगे। पहली क्लास से स्टार्ट करेंगे, जब भी आपको डाउट होगा आप वापस आके इसे यूट्यूब पे देख सकते हो। मैं इसे कभी रिमूव नहीं करूंगा, ये हमेशा रहेगी, चाहे कहीं भी हो, कुछ भी हो जाए, कैसा भी हो जाए, ठीक है।
तो स्टार्ट करते हैं गुड फेथ के साथ। आप फेथ रखना कि मैं जो आपको पढ़ाऊंगा वो मेरी नजर में सबसे बेस्ट होगा, और मैं इसके आपको एक्सरसाइजेस जो प्रोवाइड कराऊंगा वो एक्सरसाइज आपको लगानी है और रिपीट भी करनी है। जैसे मैंने कल बताया था, रिपीटिशन इज द की। अगर आप रिपीट नहीं करोगे चीजें तो वो आपको याद नहीं रहेंगी, भूल जाएंगी, क्योंकि हम लोग नॉर्मल मेंटेलिटी के लोग हैं, नॉर्मल हम लोगों की इंटेलिजेंस है। हम लोग कोई आइंस्टाइन टाइप लोग नहीं हैं जो चीजों को बहुत तेजी से सीख जाते हैं और फिर भूलते नहीं। हमारी कोई फोटोग्राफिक मेमोरी नहीं है। तो इसलिए आप लोग समझ के चले इस बात को कि आपको रिपीट करना है, कभी जरूरत पड़े तो क्लास भी देखनी है, लेकिन आपको वो जो शीट्स हम प्रोवाइड कराएंगे या जो भी क्विज आपको प्रोवाइड कराएंगे वो आपको बार बार आना है, उस पर बार बार आना है। आप जैसा भी सिस्टम बनाए कि आप 8वें दिन पहले दिन वाली क्लास रिपीट कर रहे हैं, आपको रिपीट करनी है। मैं आपको बेस्ट मटेरियल प्रोवाइड कराऊंगा जो किसी किताब में इस तरह से नहीं मिलेगा, ठीक है ना, कॉम्प्रिहेंसिव होगा, जरूरत की तरह से समझाया जाएगा। स्टार्ट करते हैं अभी वर्ब से, ज्यादा बातें नहीं करेंगे, आपको पता है कि मुझे बहुत आदत नहीं है। वर्ब से स्टार्ट करेंगे। वर्ब क्या है? देखो, सबसे पहले अगर वर्ब को हिंदी में कहते हैं तो वर्ब को क्रिया कहते हैं, और क्रिया का मतलब क्या होता है? क्रिया संस्कृत वर्ड है, तो हम क्रिया को कहते हैं काम, और काम को इंग्लिश में कहते हैं एक्शन। एक बेसिक बात जो हमें बहुत बेसिक लेवल पे सिखाई जाती है कि वर्ब इज अ एक्शन वर्ड। वर्ब इज एन एक्शन वर्ड। कि वर्ब जो है एक्शन वर्ड है, मतलब वो शब्द जो किसी काम का होना दिखाता है वो वर्ब होती है, लेकिन ये कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है। और दूसरी बात ये भी कि आप डेफिनेशन में बहुत ज्यादा नहीं जाएंगे, क्योंकि किसी भी एग्जाम में डेफिनेशन नहीं पूछी जाती, ठीक है ना। जो आज हम डिस्कस करेंगे वो वर्ब की कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो आगे के टॉपिक के लिए इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है या नहीं? शायद नहीं, ठीक है ना। अगर मैं आपको टू बी ऑनेस्ट बात करूं तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आज का टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन वर्ब की आने वाली जितनी भी शीट्स हैं उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसे समझे बिना आप उन्हें नहीं समझ पाएंगे। तो ये बिल्कुल बेसिक है। जैसे मैंने कहा था कि बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे तो बिल्कुल बेसिक से ही करेंगे। आप लोगों को फेथ रखना पड़ेगा कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो सही पढ़ा रहा हूं। हाँ, ये हो सकता है कि कभी भी आपको कोई ऐसी चीज कहीं मिल जाए किसी बुक में जो कॉन्ट्राडिक्टरी दिखे, जो आपको लगता है कि नहीं ये तो ऐसी नहीं है, ठीक है ना। मैथ्स और इंग्लिश में एक बेसिक फर्क है जो आप लोगों को टॉपिक पढ़ने से पहले समझ लेना चाहिए। मैथ्स में चीजें क्यों होती हैं ये बताया जा सकता है। मैथ्स में वाई का आंसर होता है, चीजें क्यों हैं ऐसी ये बताया जा सकता है। जैसे आप कहो कि 2+3 क्या 5 है, तो हम बता सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ कि आप 2 पेंसिल ले लो, आप 3 पेंसिल ले लो, उसके बाद सबको गिन के देखो कितनी होती है, 5। ये मैथ्स में पॉसिबल है, इंग्लिश में पॉसिबल नहीं। समझ ले लैंग्वेज कैसे बनती है। लैंग्वेज बनती है लोगों की बोलचाल की भाषा से, और ग्रामर बाद में लिखी जाती है। तो ग्रामर हर चीज को रूल वाइज फिट नहीं कर सकती। तो इंग्लिश में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें रूल वाइज फिट नहीं किया जा सकता है। पहली चीज आप अपने दिमाग में रखेंगे कि हर चीज को रूल वाइज फिट नहीं करेंगे। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो रूल के अकॉर्डिंग नहीं है, उन पे भी सब पे बात करेंगे। बेसिक एक एक पॉइंट पे बात करेंगे। क्लास लंबी चलेगी, मुझे लगता है शायद पूरा इंग्लिश खत्म होने में 8-7 महीने लग जाए, ठीक है ना। लेकिन हम लोग इसे खत्म करेंगे, लेकिन बहुत तरीके से करेंगे। आप इसके साथ स्टिक रहेंगे, लगातार रहेंगे, आपको रोज कुछ ना कुछ करने को मिलेगा। आपको एक्सरसाइज मिलेगी, आपको पीडीएफ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, ठीक है ना। तो देखो भाई, ये तो रहा डिफरेंस। तो आपको समझना है कि इंग्लिश में आप क्यों नहीं पूछ सकते कि क्यों ऐसा होता है। एक बेसिक रूल रखते हैं, ठीक है ना। ग्राउंड रूल क्या है कि आप ये नहीं पूछ सकते ऐसा क्यों। आप ये कह सकते हैं कि हमने कहीं और पे ऐसा सेंटेंस भी देखा है, क्या ये पॉसिबल है। आप ये कह सकते हैं कि हमने इस वाली बुक में ऐसे रेफरेंस देखा है, इस वर्ड का, इस वर्ब का, इस सेंटेंस का, इस क्लॉज का, तो उस बारे में बात की जा सकती है, ठीक है ना। लेकिन क्यों जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं होता है, ठीक है ना। क्यों जैसा शब्द इंग्लिश में नहीं होता, मैथ्स में होता है। तो जो बेसिक गलती हम करते हैं वो स्टार्टिंग में करते हैं, क्यों पूछना शुरू कर देते हैं। लैंग्वेज में क्यों नहीं होता। जैसे मैं आपसे कहूं कि कोई ईडियम है, ठीक है ना, 40 विंग्स। आप कहें, मैं इस कहूं कि आपको इसका मतलब है छोटी सी नींद, जो दोपहर के टाइम ले लेते हैं लोग, सिएस्टा भी बोलते हैं, तो उसको कहते हैं 40 विंग्स। अगर आप कहें कि ऐसा क्यों कि इसका मतलब ये होता है,
तो इसका क्यों नहीं होता है। ये हो सकता है कि आप कोई ट्रिक बना लो याद रखने की कि 40 विंग्स का मतलब है 40 बार तेजी से पलकें झपकाना, तो 40 बार पलकें झपकाना छोटे से टाइम में हो जाएगा, तो आप कहोगे छोटे टाइम की नींद सिएस्टा। तो आप कीवर्ड तो बना सकते हो, ये नहीं पूछ सकते हो कि ऐसा क्यों है, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज में या किसी भी लैंग्वेज में क्यों नहीं होता। लैंग्वेज बस होती है और वो जैसी होती है, आप उसमें कोई भी चेंज नहीं कर सकते हैं, आपको उसे जैसा है वैसा सीखना है। अगर किसी वर्ड का कोई मीनिंग है तो है, आप नहीं पूछ सकते कि क्यों। समझ रहे ना बात को। ग्राउंड रूल है, क्यों नहीं पूछेंगे। जहां आपको लगेगा कि आपने कुछ और पढ़ा है, मैं कुछ और पढ़ा रहा हूँ, या कोई बुक और कुछ कह रही है, मैं कुछ और कह रहा हूँ, आप तुरंत इस चीज को रिलेट करेंगे। अगली क्लास में पूछेंगे, ग्रुप में पूछेंगे, कहीं पर भी आपको, आप चैट में पूछेंगे, आप मुझे बोलेंगे, मैं आपको अनम्यूट करूंगा, आप पूछेंगे। लेकिन सबसे खास बात के पूछेंगे, बात को जाने नहीं देंगे। स्टार्ट करते हैं भाई। ये बेसिक ग्राउंड रूल हो गए, अब क्लास स्टार्ट करेंगे। देखो कह रहा है कि वर्ब का मीनिंग, वर्ब का मीनिंग क्या है। वर्ब एक ऐसा शब्द होता है सेंटेंस में जो किसी एक्शन को डिनोट करता है। पहले ही मैंने बताया, डिनोट का मतलब एक्शन की ओर इशारा करता है, ठीक है ना। तो जब कहते हैं कि एक्शन है, ठीक है, इसके अलावा क्या है, कलर चेंज कर लूं मैं, स्टेट ऑफ बीइंग है। स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब होता है अवस्था, ठीक है ना। कोई आदमी किस अवस्था में है, इसको डिनोट करता है क्या, एक वर्ब। जैसे मैं कहूं आई एम हैप्पी, ठीक है ना, यहाँ गलत हो गया, हमने सेंटेंस गलत ले लिया, हैप्पी अभी हमारे सेंटेंस सब्जेक्ट से बाहर है, ठीक है ना। जैसे जैसे एक एक पॉइंट, ये काफी उलझी हुई बात है जो हम करने वाले हैं, तो ये क्या है कि एक एक पॉइंट करके ही क्लियर होगा। स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब क्या है, अगर मैं कहूं हैप्पी, ठीक है ना, हैप्पी क्या है, वैसे एक एडजेक्टिव है जो बताता है कि किसी आदमी की अवस्था कैसी है। जैसे मैं कहूं डाइड, डाइड का मतलब मृत, कोई आदमी मर गया है, तो मरना क्या है, उसकी एक अवस्था है, कोई क्रिया नहीं है जो उसने की, कोई एक्शन नहीं है। इमोशन, कोई इमोशन हो सकता है, जैसे लव, हेट, प्यार मोहब्बत, नफरत, आप लोग तो जानते हैं, आप लोग जवान हैं, ठीक है ना। इमोशन हो सकता है, स्टेट ऑफ बीइंग हो सकता है, एक्शन हो सकता है, पोजेशन भी हो सकता है। जैसे मैं कहता हूं आई हैव अ कार, आई हैव अ कार, तो कार पर मेरा पोजेशन है और इससे कौन सी वर्ब दिखा रही है, हैव दिखा रही है। तो हैव आपको पोजेशन बता सकती है। ओपिनियन बता सकती है कि आप किस आदमी के बारे में क्या राय रखते हैं। ओपिनियन मतलब जैसे मैं कहूं आई थिंक, जब मैं कहता हूं आई थिंक, तो इसका मतलब है मेरा कोई ओपिनियन है किसी चीज के बारे में, दैट ही इज एन ऑनेस्ट मैन, कि वो एक ईमानदार आदमी है। तो आई थिंक, थिंक क्या है, मेरा ओपिनियन है, मेरी राय। इट सीम्स, ऐसा लगता है, तो सीम्स क्या है, ऐसा मुझे लगता है, मुझे लगता है, इसका मतलब मेरी एक राय है, मेरा एक ओपिनियन है। जैसे कुछ सेंटेंस देखें, ही रीड्स, अब देखो रीड क्या है, एक एक्शन वर्ड है, इसमें कोई काम हो रहा है। जब आप कहते हैं रीड्स, पढ़ता है, कोई काम है, आपको करना पड़ता है, एक्शन है, तो आप कहते हैं कि ये एक एक्शन वर्ब है। रीड्स क्या है, एक एक्शन वर्ब है जो आपको बताती है कि एक्शन क्या है। आई नो यू, मैं आपको जानता हूं। अब देखो जानना कोई एक्शन नहीं है, इसके लिए कोई कुछ करना नहीं पड़ता, इसके लिए माचिस नहीं जलानी पड़ती, इसके लिए दौड़ना नहीं पड़ता, तो ये कोई काम नहीं है। आई नो यू, ये स्टेट है कि मैं जानता हूं। ये क्या है, ये अवस्था है कि मैं जानता हूं आपको। आई नो यू, ये स्टेट है, अवस्था है, तो ये स्टैटिक वर्ब है, ठीक है ना। ये चलती नहीं है, ये किसी काम को नहीं दिखाती है, ये एक अवस्था को दिखाती है कि मैं जानता हूं आपको, तो ये मेरी अवस्था है। आई एम अ स्टूडेंट, तो एम क्या बता रहा है, स्टेट ऑफ बीइंग। एम क्या बता रहा है, मैं एक स्टूडेंट हूं। अब यहाँ पे आ स्टूडेंट क्या है, ऑब्जेक्ट है, बाद में बात करेंगे, अभी इसका टाइम नहीं हुआ है। एम क्या बता रहा है आपको, स्टेट ऑफ बीइंग, वो ये बता रहा है कि मैं क्या हूं इस समय, तो आपको बता रहा है स्टेट ऑफ बीइंग, अवस्था। ही हेट्स हर, अभी मैंने बताया हेट का मतलब इमोशन है। आई लव यू, इमोशन हो सकता है। ही लव्स मी, इमोशन हो सकता है। तो इमोशन क्या है, एक वर्ब है, ठीक है। आई हैव अ कैट, तो देखो ये पोजेशन है, हैव क्या दिखा रहा है, पोजेशन, कैट पर पोजेशन है आई का, तो आप कहते हैं कि मेरे पास एक बिल्ली है। और देखें
ही कंसीडर्स इट अ बैड थिंग, वो समझता है इसे एक बुरी चीज। तो वो समझता है, समझता है का मतलब ये उसकी राय है, समझ रहे हैं ना बात को। कंसीडर्स का मतलब वो समझता है, तो ये क्या है, उसका ओपिनियन है। तो सबसे पहली बात तो ये बात दिमाग से निकालें कि वर्ब एक एक्शन वर्ड होती है, नहीं, इसके अलावा भी बहुत कुछ होती है। मैंने ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं होती, मैं कह रहा हूं इसके अलावा भी बहुत कुछ होती है। तो इन सारी बातों को आपको कंसीडर करना है, दिमाग में बिठाना है। ये जो पीडीएफ है आपको, ये आपको यूट्यूब वीडियो डालूंगा उसके डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी इसका लिंक, वरना आप डायरेक्ट जाके वहां से, मतलब topperullu.com से इंग्लिश वाले सेक्शन में जाके, वर्ब सेक्शन में जाके डाउनलोड कर लोगे, ये आपको वहां पे मिलेगी। हाउ टू रिकॉग्नाइज अ वर्ब। देखो भाई, सबसे बेसिक प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों के साथ आती है कि जो सेंटेंस में वर्ड्स होते हैं, टीचर बता देते हैं ये वर्ब है इसलिए ऐसे होगा, ये नाउन है इसलिए ऐसे होगा, ये ऑब्जेक्ट है इसलिए ऐसे होगा, ये प्रेपोजिशन है इसलिए ऐसा होगा। इंपॉर्टेंट ये है कि हमें कैसे पता लगेगा कौन क्या है। तो एक वर्ब अगर पहचाननी है, कैसे पहचानोगे? बेसिक, बिल्कुल बेसिक सवाल है, बच्चा भी पूछेगा हमें कैसे पता है इस सेंटेंस में वर्ब क्या है। तो पहले तो कुछ बातें जो ऊपर मैंने एक ग्राउंड रूल सेट कर दिए, वो बातें आपको याद रखनी है कि ऐसे वर्ड्स जो होते हैं वो आपको क्या बताते हैं, एक वर्ब का होना बताते हैं। लेकिन हाउ टू रिकॉग्नाइज अ वर्ब, मतलब इससे आगे भी हमें जाना पड़ेगा। मतलब कभी कभी हम उलझेंगे तो ये वाली डेफिनेशन जो हमने ऊपर दी है वो हमारे काम नहीं आएगी। तो देखो भाई, सबसे पहले आप इसे पहचान सकते हैं इसकी पोजीशन से। अगर आप ध्यान से देखो ऊपर वाले सेंटेंस में, तो वर्ब कहां पर है? वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के बाद में, सब्जेक्ट हमेशा नाउन या प्रोनाउन होता है। देखो कौन करता है, अगर कोई एक्शन है तो कौन करता है, वही उसका सब्जेक्ट है। तो आप ध्यान से देखोगे तो ये जो वर्ब है ये हमेशा प्रीसीड करती है सब्जेक्ट को, मतलब उसके तुरंत पीछे लिखी जाती है। मोस्ट ऑफ द केसेस, 99% केस में ऐसा ही होता है। जो भी कुछ सटेलिटी है सब्जेक्ट की, जो सूक्ष्मता है, जो बारीकी है, उसको भी हम लोग देखेंगे। लेकिन अभी हम मोटे तौर पर इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, फिर बारीकी में भी जाएंगे। देखो यहाँ पर अगर ध्यान से आप सारे सब्जेक्ट में देखो, एक कॉमन पैटर्न फॉलो होता है कि सारी वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के तुरंत बाद आती है, और ये 99% तक सच होता है, ठीक है ना। तो हमेशा सब्जेक्ट के बाद जो वर्ड आता है वो आमतौर पे वर्ब होता है। एक बेसिक तरीका ये है वर्ब को पहचानने का। दूसरा बेसिक तरीका है कि अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं कि कोई वर्ड वर्ब है, जैसे मैं आपसे बताऊं, आपसे कहूं कि रन, एक शब्द ले लेते हैं रन, रन का मतलब दौड़ना। अगर आपको नहीं पता कि ये वर्ब है या नहीं है, तो आप इसे एक सेंटेंस में रख सकते हैं, ही कैन, आगे वो जो वर्ड जिसे आप चेक करना चाहते हैं, जो भी वर्ड आप चेक करना चाहते हैं वो वर्ब है या नहीं, उसे आप इसके आगे रख दें, ही कैन या आई कैन। ही कैन रन, वह दौड़ सकता है। अगर तो ये सेंटेंस मीनिंगफुल बन गया तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका जो शब्द है वो वर्ब है। समझ रहे हैं ना। आप इसमें रख सकते, कुछ भी रख लो, ही कैन या आई कैन वॉक, वर्ब है क्योंकि मीनिंगफुल बन रहा है। आई कैन टीच, मैं पढ़ा सकता हूं, मीनिंगफुल सेंटेंस है, मतलब बन सकता है। जैसे मैं कहूं आई कैन ही, अब देखो ये सेंटेंस मीनिंगफुल नहीं बन रहा, आई कैन ही, क्योंकि ही प्रोनाउन है, सेंटेंस मीनिंगफुल नहीं बनेगा क्योंकि ये वर्ब नहीं है। समझ रहे बात को। सेंटेंस मीनिंगफुल बनेगा जब ये वर्ब होगी। तो वर्ब को पहचानने का ये भी एक तरीका है। या फिर कभी ये भी फेल हो जाए तो एक आखिरी सेंटेंस है, व्हाट इज गोइंग ऑन। गोइंग ऑन की जगह आप वो शब्द रख देंगे जो आप जानना चाहते हैं कि वो वर्ब है या नहीं। या फिर आप कह सकते हैं व्हाट इज हैपनिंग या व्हाट हैपन्स। तो हैपन्स की जगह पे आप रख सकते हैं। जैसे आप कहते हैं व्हाट इज गोइंग ऑन, तो जैसे मैं आपसे कहूं व्हाट इज, अब एक वर्ड मान लीजिए आपके पास है बोदर, आपको नहीं पता ये वर्ड का मीनिंग क्या है, आपको ये भी नहीं पता ये वर्ब है या नहीं है, तो आप इसे यहाँ पे रख दो। ध्यान रखना वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्रोसीड करेगी। तो आप बोदर की आईएनजी फॉर्म रखेंगे तो बोदरिंग यू। व्हाट इज बोदरिंग यू, आपको कौन सी चीज परेशान कर रही है। तो यहाँ पे देखो मीनिंगफुल बन गया सेंटेंस, जो इस वाले में नहीं बनेगा। ही कैन बोदर बन जाएगा वैसे इसमें भी, वो आपको चिढ़ा सकता है, परेशान कर सकता है। लेकिन व्हाट इज बोदरिंग यू, कौन सी चीज तुम्हें परेशान कर रही है,
अगर इस वाले सेंटेंस से मीनिंग ना निकले तो आप इस वाले सेंटेंस में इसको पुट करके देखें। अगर सेंटेंस मीनिंगफुल बनेगा मतलब बधाई हो, आपका शब्द वर्ब है, ठीक है ना। जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ एग्जैक्टली ऐसा ही शीट्स में लिखा है, क्योंकि मैं शीट्स को बहुत डायनेमिक चाहता था। मैं चाहता था शीट ऐसी हो कि आपको जब भी आप इसे पढ़ो तो आपको याद आ जाए कि मैं आपको कैसे बोल के पढ़ा रहा था। समझ रहे ना बात को। इसलिए थोड़ा टाइम भी लगा। मैं 2-3 हफ्ते से आपको कह रहा था कि मैं क्लास स्टार्ट करूंगा, लेकिन जब तक मैं अपने आपे में नहीं होता, जब तक मैं खुद को कंफर्टेबल फील नहीं करता, मैं कोई काम नहीं करता। वर्ब का क्लासिफिकेशन, अगर वर्ब है तो उसके टाइप भी होंगे भाई। अगर वर्ब है तो टाइप भी होंगे। हर चीज के टाइप होते हैं। अगर आपके रिलेशन है लोगों के साथ तो उनके टाइप हैं, पेड़ पौधे हैं उनके टाइप है, तो वर्ब के भी टाइप होंगे। क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण, हिंदी में कहते हैं। इसका मतलब है टाइप, कौन से टाइप से बांटा जा सकता है। देखो वैसे तो वर्ब वर्ब को कई अलग अलग तरीके से क्लासिफाई किया जा सकता है, लेकिन हम इसको सारे तरह से अलग अलग समझेंगे कि कैसे कैसे क्लासिफाई किया है, ठीक है ना। जैसे एक क्लासिफिकेशन तो वर्ब का ये भी हो सकता है कि वर्ब एक्टिव होती है और वर्ब पैसिव होती है, लेकिन उसे हमने इस लेक्चर में इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि उसे हमने छोड़ दिया है इस टॉपिक के लिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ा टॉपिक है, तो इसको हमने कंप्लीटली छोड़ा है, ठीक है। आप इसे इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है ना, बाद में करेंगे हम लोग, इसे बाद में इंक्लूड करेंगे। फिलहाल इस वाले हिस्से को हमने छोड़ दिया, बाकी तरह से वर्ब का क्लासिफिकेशन किया। तो देखो भाई, वर्ब मेनली दो तरह की होती है, एक ऑक्सिलरी वर्ब और एक मेन वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब को, ऑक्सिलरी का मतलब ही होता है सहायक, जो सहायता करता है, जो लीड रोल में नहीं होता। तो जब आप कहते हैं सहायक क्रिया तो इसका मतलब है ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। और जब आप कहते हैं मेन वर्ब तो इसे हिंदी में कहते हैं मुख्य क्रिया, ठीक है ना, मुख्य क्रिया। जब भी आपको कभी हिंदी वालों को दिक्कत आएगी, जैसे यूपी बोर्ड से आप लोग हैं, तब भी मैं आपसे आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि बहुत ज्यादा हिंदी मीनिंग्स में न जाए कि सहायक क्रिया है कि मुख्य क्रिया है। इनको इंग्लिश में ही याद करने की कोशिश करें। ऑक्सिलरी वर्ब होती है, मेन वर्ब होती है, ठीक है ना। अगर फिर भी आपको जरूरत पड़ेगी, ये जो मैं साथ साथ में बता रहा हूँ वीडियो में अवेलेबल रहेगा, आप कभी भी जाकर वहां से देख सकते हैं। तो कुछ स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, वीडियो होगी। फिर देखो ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब को कैसे पहचानेंगे हम कि कौन ऑक्सिलरी है, कौन वर्ब, कौन मेन वर्ब है। तो सबसे पहले तो देखो कि ये जो वर्ब्स आपको यहाँ पे लिखी दिख रही है, ये वो मेन बहुत सारी वर्ब है जो अक्सर आपने सेंटेंसेस में देखी। डू, डज, डिड, हैव, हैज, हैड, इज, आर, एम, वाज, वर, विल, शैल, वुड, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, यूज टू, नीड, डेयर, ये सारी ऑक्सिलरी वर्ब है, सहायक क्रिया। नाम देखना, ऑक्सिलरी, सहायक है। मतलब ये मेन रोल तो प्ले नहीं करती, लेकिन ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर या सेंटेंस का टेंस निर्धारित करने में मदद करती है कि कौन से काल की बात हम कर रहे हैं, कौन से समय की बात कर रहे हैं, फ्यूचर की, पास्ट की, प्रेजेंट की, काम चल रहा है या रुका हुआ है। ऐसी सारी चीजों को ये लोग बताते हैं। इन पे बहुत बारीकी से बात करेंगे हम लोग आगे आने वाली शीट्स में। ये ऑक्सिलरी वर्ब है, मतलब इनको आप ध्यान से देख लें एक बार कि कौन कौन सी वर्ब ऑक्सिलरी होती। लेकिन ऑक्सिलरी भी एक तरह की नहीं होती। ऑक्सिलरी को दो तरह से डिवाइड किया जा सकता है, प्राइमरी ऑक्सिलरी और मॉडल ऑक्सिलरी। प्राइमरी ऑक्सिलरी आमतौर पे सिर्फ 3 ही तरीके की होती है। आमतौर पे क्या, सिर्फ 3 तरीके की होती है। प्राइमरी ऑक्सिलरी 3 तरह की है। इसे अगर आप समझेंगे तो आपको ऊपर वाली जो वर्ब दी थी लिस्ट, उसे याद करने में मदद मिलेगी। देखो भाई, प्राइमरी ऑक्सिलरी 3 होती हैं, डू, बी और हैव। जब मैं कहता हूं डू तो इसमें 3 वर्ब शामिल है, डू, डज और डिड। ध्यान रखना, डू जो है ये प्लूरल फॉर्म है, ठीक है ना, प्लूरल। डज जो है ये सिंगुलर फॉर्म है, एक वचन। और डेड जो है वो इसकी पास्ट फॉर्म है, ठीक है ना। ये पास्ट को बताएगी, ये प्रेजेंट को बताएगी, सिंगुलर और प्लूरल। ऐसे ही बी की 5 फॉर्म है, इज, आर, एम, वॉज, वर। इज, आर, एम प्रेजेंट में इस्तेमाल होती हैं, वॉज, वर पास्ट में यूज होती हैं। इन पर सब पर एक एक करके बात करेंगे बहुत बारीकी से, ठीक है। अभी हम बेसिक समझ रहे हैं। फिर तीसरी प्राइमरी ऑक्सिलरी होती है हैव, और हैव की भी 3 फॉर्म है, हैज, हैव, हैड। हैज सिंगुलर है, हैव प्लूरल है और हैड पास्ट है। समझ रहे हैं, जैसे ये ऊपर वाली थी।
जैसे डू की फॉर्म होती है ऐसे ही हैव की फॉर्म होती है। समझ पा रहे बात को? किसी को भी कोई क्वेश्चन हो तो तुरंत पूछे और बीच में डाउट मत रखना। मैंने पहले आपको इसीलिए बताया कि जो मैं पढ़ाऊंगा बहुत सोच समझ के पढ़ाऊंगा और आपको करना सिर्फ इतना है कि उसको साथ की साथ फॉलो करना है डेली। ध्यान से देखिए, मॉडल ऑक्सिलरीज, ये तो हो गई बी की फॉर्म, बी की 3 फॉर्म। फिर मॉडल ऑक्सिलरी, मॉडल ऑक्सिलरी में अगर आप जाएंगे तो बहुत ज्यादा कुछ नहीं है याद करने को। विल वुड साथ में याद रखे जा सकते हैं, शेल शुड, मे माइट, कैन कुड और मस्ट अकेला। कुल मिला के ये 4 पेयर हैं और एक ये, कुल मिला के 9 ये हो गई। लेकिन कुछ क्वासी मॉडल्स या सेमी मॉडल्स भी हैं जो पूरी तरह मॉडल नहीं है, कभी कभी मॉडल का काम करती है, कभी कभी मॉडल वर्क। तो इन्हें आपको याद रखना है कि कौन सी मॉडल है, कौन सी प्राइमरी ऑक्सिलरी। समझ रहे हैं ना, याद करना है आपको। क्वासी मॉडल्स या सेमी मॉडल्स में आता है नीड, डेयर, हैड बेटर। ये हेड बेटर शायद आप में से कुछ कम लोगों ने देखा होगा, इस पे बात करेंगे, पूरी शीट बनेगी इस पे। आउट टू, यूज टू, ये सारे बहुत काम के हैं। क्वासी मॉडल्स को काफी डिफरेंटली पढ़ा जाता है और काफी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। तो इस पे बहुत बारीकी से बात करेंगे आगे बढ़ के। एक बेसिक हम लोग ले रहे हैं कि पूरे टॉपिक में क्या है और क्या हमें पढ़ना है और टर्म्स सीख रहे हैं, क्योंकि जब हम अगले टॉपिक में होंगे तो मैं आपसे कहूंगा ये मॉडल वर्ब है, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि ये मॉडल वर्ब है। जब तक आपको ये नहीं पता होगा आप आगे की क्लासेस को रिलेट नहीं कर पाएंगे। समझ रहे भाई? दूसरा आता है मेन वर्ब। देखो भाई, वर्ब को हमने दो तरह क्लासिफाई किया, एक तो ऑक्सिलरी वर्ब, एक मेन वर्ब। तो ये आधा हिस्सा है, आधा कौन सा था? ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी को फिर दो तरह से हमने क्लासिफाई किया, प्राइमरी ऑक्सिलरी और मॉडल ऑक्सिलरी। और मॉडल ऑक्सिलरी में भी क्वासी मॉडल्स, ठीक है ना। बिल्कुल बेसिक 0 लेवल से पढ़ाऊंगा, बिल्कुल समझने वाली बातें सारी समझना, जरूरत पड़े तो वीडियो एक बार फिर से देखना। लेकिन जब तक आपको समझ में नहीं आए आप अगले सेशन में नहीं जाना, जो लोग सीरियस हैं, जो सच में कुछ करना चाहते हैं। अगला देखें ध्यान से, मेन वर्ब्स। देखो मेन वर्ब्स वो एक्शन वर्ब्स होती है जिनकी बात हमने शुरू में की थी, एक्शन बताती हैं, इमोशन बताती हैं, ठीक है ना, स्टेट बताती हैं, ठीक है, स्टेट बताती हैं, अवस्था बताती हैं। ऐसी सारी वर्ब्स मेन वर्ब्स होती है। मतलब ऊपर जो वर्ब हमने पढ़ी है ऑक्सिलरी, उसके अलावा जो भी वर्ब मीनिंगफुल होती है, वो वर्ब मीनिंगफुल तो नहीं होती, वो वर्ब जो है बस होती है, ठीक है ना। तो जो मीनिंगफुल वर्ब होती है, जैसे वॉक चलना, रन दौड़ना, टेक लेना, ठीक है ना, ये सारी वर्ब्स जो है ये मेन वर्ब होती हैं जिनका मीनिंग होता है। ऊपर जो वर्ब हमने पढ़ी है उनके मीनिंग नहीं होते, वो सिर्फ सेंटेंस का स्ट्रक्चर निर्धारित करने में मदद करती है, ठीक है। ये मीनिंगफुल वर्ब होती है। और मेन वर्ब की 5 अलग अलग फॉर्म होती है, ठीक है ना। एक बेस फॉर्म होती है जिसे आप फर्स्ट फॉर्म कहते हैं, और ये हमेशा प्लूरल होती है। याद रखेंगे एक बात, आगे भी इस पे बात करेंगे, जो बेस फॉर्म होती है या फर्स्ट फॉर्म होती है ये हमेशा प्लूरल होती है। और अगर हम इसमें एस या ई एस जोड़ देते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में, तो ये सिंगुलर फॉर्म बनती है। तो पहली फॉर्म है बेस फॉर्म जो प्लूरल होती है, वर्ब में एस या ई एस जोड़ने से ये सिंगुलर हो जाती है। एक पास्ट फॉर्म होती है जिसे हम वर्ब की सेकंड फॉर्म कहते हैं, ठीक है ना। जैसे गिव बेस फॉर्म है, ईएस जोड़ दिया तो गिव्स सिंगुलर फॉर्म है। इसका पास्ट जो है आपको याद रखना है गिव, ठीक है ना, गिव का गिव, ठीक है। फिर एक पास्ट पार्टिसिपल या थर्ड फॉर्म होती है जिसे गिवन कहते हैं, और एक कंटिन्यूअस फॉर्म होती है जो किसी भी वर्ब में आईएनजी जोड़ देने पर बनती है, ठीक है ना। इनमें बहुत कुछ है जो पढ़ने लायक है, क्योंकि जब हम मेन वर्ब की बात करते हैं तो वो आमतौर पे दो तरह की होती हैं, रेगुलर वर्ब्स और इररेगुलर वर्ब्स। इस पे बात करेंगे, अगला एक टॉपिक आएगा इस पे, पूरे पे रेगुलर और इररेगुलर पे आपको काम करना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। और एक और है नॉन कंटिन्यूअस वर्ब, इस पे पूरी क्लास होगी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, यहाँ से भी आपके एग्जाम में बहुत कुछ पूछा जाता है। तो वो सब इसी मेन वर्ब से आएगा। कुल मिला के हम आज सिर्फ एक ग्लिम्प्स ले रहे हैं कि क्या हम पढ़ने वाले हैं आगे जाके और किन किन टर्म्स की आपको जरूरत पड़ेगी। अगर ये कुछ बेसिक बातें आप लोग जानते ही हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म होती है, सिंगुलर फॉर्म होती है और कंटिन्यूअस फॉर्म होती है, सारी बातें बिल्कुल क्लियर रखेंगे दिमाग में। फिर कह रहा है सम वर्ब्स आर ऑक्सिलरी एज वेल एज मेन वर्ब्स। कुछ वर्ब ऐसी भी होती हैं जो ऑक्सिलरी भी होती हैं, मेन भी होती हैं।
और उनमें खास तौर से कौन है, डू और हैव। ध्यान देना, डू जो है वो सहायक क्रिया भी होती है और मेन वर्ब भी होती है, हैव जो है सहायक क्रिया भी होती है, मेन वर्ब भी होती है, ठीक है ना। तो ये दोनों जगह काम करती हैं, और जो चीजें दो दो जगह काम करती हैं वो कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं, और इस कंफ्यूजन से मुझे लगता है सैकड़ों सवाल आज तक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए। तो आप इस कंफ्यूजन को थोड़ा क्लियर करें। जब हम कहते हैं कि डू और हैव जो है वो मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब दोनों तरह काम करती हैं, तो पहला सवाल कि हम कैसे पहचानेंगे, हाउ टू रिकॉग्नाइज वेदर दे आर मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब, कैसे पहचानेंगे कि वो सहायक क्रिया या मेन वर्ब। तो इसके लिए कुछ एग्जाम्पल को ध्यान से देखें। इस एग्जाम्पल को देख के हम लोग इजीली समझ सकते हैं कि कैसे पहचानेंगे। देखें ध्यान से, आई डिड इट, पहला सेंटेंस देखें, आई डिड इट। तो ध्यान से देखें, एक बात समझना कि जब सेंटेंस में दो वर्ब आपको मिल जाएं जिसमें से आप ऑक्सिलरी वर्ब्स को पहचानेंगे, क्योंकि आपको मैंने याद करने को बोला है। अगर आप देखेंगे कि एक ऑक्सिलरी वर्ब अवेलेबल है तो दूसरी वर्ब हमेशा मेन होगी, हालांकि मैंने उल्टा लिख दिया, ऑक्सिलरी पहले आएगी और मेन वर्ब हमेशा बाद में आएगी। अगर आपको सेंटेंस में दो वर्ब दिखाई देती हैं तो पक्का एक ऑक्सिलरी है एक मेन से, लेकिन अगर आपको एक ही वर्ब दिखाई देती है तो वो मेन वर्ब है। जैसे इस सेंटेंस में देखें, आई डिड इट, तो डिड आप जानते हैं ऑक्सिलरी वर्ब भी है, डू की फॉर्म है, प्राइमरी ऑक्सिलरी में डू, डू की फॉर्म है पास्ट फॉर्म डिड। लेकिन ध्यान से देखो तो यहाँ पे इस पूरे सेंटेंस में कोई दूसरी वर्ब नहीं है, और अगर इसमें कोई भी दूसरी वर्ब नहीं है इसका मतलब ये क्या है, मेन वर्ब है। समझ रहे हैं? जैसे आई हैव डन इट, यहाँ ध्यान से देखें तो आपको दो वर्ब दिखाई देंगी, एक हैव और एक डन, और क्योंकि आपको दो वर्ब दिखाई दे रही हैं इसका मतलब पक्की बात है ये जो पहली वाली वर्ब है ये ऑक्सिलरी वर्ब है। तो यहाँ पे हैव ने ऑक्सिलरी वर्ब या सहायक क्रिया की तरह काम किया है। समझ रहे बात को? अगले सेंटेंस पे चले, आई एम हैविंग डिनर। तो अगर आप पहचानो, एम और हैविंग दो वर्ब आपको दिखाई दे रही, और क्योंकि वर्ब दो हैं इसलिए पहले वाली तो ऑक्सिलरी है, दूसरी वाली मेन वर्ब है। मेन वर्ब हमेशा पीछे होती है, ऑक्सिलरी हमेशा आगे होती है, और क्योंकि हम अंडरलाइन वर्ब की बात कर रहे हैं तो ये क्या है, मेन वर्ब है, क्योंकि हम डू और हैव की बात कर रहे हैं। अगला देखें, आई हैव हैड लंच। इससे बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है, ठीक है ना, आई हैव हैड लंच, लेकिन फिर मैं आपसे कह रहा हूं आप पहचानो कितनी वर्ब है, दो, एक हैव और एक हैड। जो पहले वाली है ये ऑक्सिलरी है, ये सहायक है, और ये जो दूसरी वाली है ये मेन वर्ब है। क्योंकि उसने अंडरलाइन पहली वाली वर्ब को किया है इसलिए हम कहेंगे कि पहली वाली जो वर्ब है ये ऑक्सिलरी है और दूसरी वाली जो है ये मेन वर्ब है। क्योंकि हैव अपने साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लेता है तो ये हैव की थर्ड फॉर्म है। समझ रहे बात को? अगली देखें, आई हैव अ कार। पूरे सेंटेंस में आपको दूसरी कोई वर्ब नहीं दिखाई दे रही हैव के अलावा, तो कोई डाउट नहीं ये मेन वर्ब है। फिर देखें, आई हैव सीन हर। तो दो वर्ब है, एक हैव और एक सीन। क्योंकि सीन मेन वर्ब है इसलिए हैव क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है। अगर दो वर्ब होंगी तो उनमें से पहली वाली हमेशा ऑक्सिलरी होगी। वी हैड हैड अ नाइस टाइम टुगेदर, ठीक है ना। नेक्स्ट सेंटेंस अगर आप देखेंगे, वी हैड हैड अ नाइस टाइम टुगेदर, इसका मतलब इसमें भी आपको दो वर्ब दिखाई दे रही, पहली ऑक्सिलरी होगी, दूसरी मेन वर्ब होगी। क्योंकि इसे अंडरलाइन किया है तो ये कौन है, मेन वर्ब है। जो एक्सरसाइज मैं आपको देने वाला हूं इसमें आपको ये सब पहचानना पड़ेगा, कौन सी मेन वर्ब है कौन सी हेल्पिंग वर्ब है। समझ रहे ना बात को? देखो भाई, जितना इसमें बचा हुआ है ये इस सेशन में कंप्लीट नहीं होगा क्योंकि सिर्फ 3 मिनट बचे। मैं आपको नेक्स्ट लिंक भेजता हूं ताकि वो बीच में ना टूटे जो आपका फ्लो है, क्योंकि अगला पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और समझ लेने जैसी बात है। सेकंड लिंक भेजता हूँ। आज शुरू का टाइम थोड़ा बातों में चला गया इसलिए ये पूरे टाइम में नहीं हुआ, वरना मैंने क्लास इसी तरह से बनाई है कि वो इतने टाइम में कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो मैं आपको नेक्स्ट लिंक भेजता हूँ।